पढ़ेंगे। आप जानते हैं जो भारत को भारत और इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। इंडिया जैसे नामों से इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। भारत में सबसे पहले हम इंडिया शब्द को समझे तो इंडिया शब्द का जो इतिहास है वो इस प्रकार है। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने इस सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदोस अथवा इंडोस कहा। ध्यान सुनिएगा, हिंदोस अथवा क्या कहा? हिंदोस अथवा इंडोस कहा, है ना। और इस नदी के पूर्व में स्थित जो ये बड़ा सा विस्तृत भूमि प्रदेश है, इसको कहा इंडिया। क्या कहा इसको बच्चों? इंडिया कहा। अब आते हैं भारत को भारत क्यों कहा जाता है। तो लगभग इसी के समकालीन 2500 के लगभग में यहाँ पे एक कबीला रहता था, है ना। और इस कबीले की चर्चा ऋग्वेद में भी है। तो इस कबीला का नाम था भरत कबीला। तो भरत कबीला के नाम पर कालांतर में इस देश का नाम भारत कहा जाने लगा। तो ये बात रही भारत को भारत और इंडिया कहने का इतिहास। अब हम आते हैं, जब हम इतिहास को प्रारंभिक दौर में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम ये देखते हैं हम अपने अतीत के बारे में कैसे जाने, है ना। यानी हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, या हम इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो अतीत के बारे में कैसे जाने। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अतीत के बारे में हम कैसे जाने। अब चलिए मैं यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया हूँ, तो इसका हमको कारण भी बताना होगा, है ना। तो चलिए कारण, आप भी कारण जानने के लिए बहुत ही उतावले होंगे, हम अपने अतीत के बारे में कैसे जाने। तो बच्चों, अतीत के बारे में जानने के दो साधन हैं। एक है साहित्यिक स्रोत, एक बार आप उच्चारण करें, साहित्यिक स्रोत। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेचर एविडेंस, है ना। और बच्चों दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, अब देखिए अब हम बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत की। किसकी? साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। आपको पहले बता दूं, पहला स्रोत क्या है साहित्यिक स्रोत का? पहला है पांडुलिपियां। क्या है? पांडुलिपियां। और दूसरा है बच्चों अभिलेख। क्या है? अभिलेख। ठीक, तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पांडुलिपि की। तो पांडुलिपि नाम से स्पष्ट है, पांडु मतलब होता है हाथ। संस्कृत में पांडु हाथ को कहते हैं। तो जो हाथ से लिखी जाती थी उसको पांडुलिपि कहा जाता था। और वैसे पांडुलिपि का अगर विशेष अर्थ देखें तो इसको अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ होता है से निकला है। पांडुलिपियां जो होती थी वो तार पत्रों पर लिखा जाता था। अभी गर्मी आ गया ना बच्चों, तो जिस पंखा से आप हाथ गर्मी में परेशान होकर झलते हैं वो तार के पौधों से ही बनाया जाता है। तो पहले जमाने में जब किताब कॉपी नहीं था तो तार पत्रों पर लिखा जाता था। और एक हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक विशेष किस्म का पेड़ था, है ना। तो उस पेड़ का नाम था भुर्ज। तो भुर्ज पेड़ की छाल को एक विशेष प्रकार से तैयार किया जाता था जिसको भोजपत्र कहते थे। तो उसी भोजपत्र पर पुराने एविडेंस लिखे हुए हैं कि हमारा समाज कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारी सभ्यता कैसी थी। और बच्चों ये जो भोजपत्र है ये आज आपको मंदिरों में मिलेगा, विहारों में मिलेगा। विहार मतलब जिस धरती पर आप बैठे हैं उसको विहार कहते हैं।
और बिहार क्यों? क्योंकि यहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या ज्यादा थी। विहार मतलब हम अपनी पूजा कहाँ करते हैं? मंदिर में करते हैं। तो बौद्ध धर्मावलंबी अपनी पूजा करते हैं विहारों में। जैसे मुस्लिम धर्मावलंबी है वो अपनी पूजा कहाँ करते हैं? मस्जिदों में। तो इस तरह ये था कॉन्सेप्ट। तो बिहार के नाम पर ही, यहाँ चूंकि बिहारों की संख्या ज्यादा थी और आपको ये पता है जो महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के महान गुरु थे उनको ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक जिस धर्म का जन्म ही बिहार में हुआ हो तो उसमें वहां तो बिहार और उसके अनुयायी तो होंगे ही। और आज आपको ये भी पता है जो बिहार में जो पर्यटन का प्रमुख इनकम है वह बाहर से आने वाले बौद्ध धर्मावलंबी जो आते हैं गया में, वहां पे उससे बिहार सरकार का राजस्व बढ़ता है। तो इसी बिहार के नाम पर बिहार का नाम। तो ये एक अतिरिक्त जानकारी आपने जान ली। तो ये पांडुलिपियां अभी कहाँ मिलेगा? मंदिरों में, विहारों में। और मैं आपको बता दूं जो कश्मीर का एक संग्रहालय है वहां पे ये पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं। ये अतिरिक्त जानकारी आपको बता दिया। अब देखिए अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख क्या होता है? तो पुराने जो राजा महाराजा होते थे तो वो अपनी बात को पत्थरों पर, है ना, ताम्र पत्रों पर उसको छेनी हथौड़ी से उकरवा करके लिखवाते थे और जगह जगह उनको प्रस्तर स्तंभों के रूप में गड़वा देते थे। अब कोई मान लो हम जा रहे हैं बाजार और रास्ते में देख लिए जो प्रस्तर स्तंभ पे लिखा है अहिंसा परमो धर्म, तो अशोक ने ऐसे कई सारे अभिलेख रास्ते में गड़वा दिए। और इस तरह जो है लोग पढ़ करके जो है अहिंसा छोड़ करके जो है सॉरी हिंसा छोड़ करके किसका रूप ले, मतलब किसको एक्सेप्ट किए? मतलब जीव जंतु को नहीं मारना है, दूसरे को नहीं सताना है। आपने देखा जो मगध का बारे में हमने आपको पढ़ाया है। तो अभिलेख यही होता था। तो अभिलेख को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्राचीन अभिलेखों की बात करें तो बताइए तो नागसेन द्वितीय का